प्रदेश सरकार ने शुरू की आगामी बजट की तैयारी, विभागों से मांगे प्रस्ताव। बजट के लिए 20 दिसंबर तक सभी विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के दिए निर्देश। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू, आदि केदारेश्वर भगवान को लगाया गया अन्नकूट भोग। उत्तराखंड में ओपनर कर्मी सरकार के खिलाफ करेंगे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल, 6 साल बाद भी फैसले पर अमल नहीं। प्रदेश में 12 दिन के भीतर घटा यूजेवीएनएल का बिजली उत्पादन, बर्फबारी हुई तो सर्दियों में मिलेगा कुछ राहत। 21 नवंबर तक गन्ना पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद, शुगर मिल में 90% काम पूरे, मिल की ओर से गन्ना सेंटर भी हो रहे तैयार। लगातार 5वें दिन भी राजधानी दून की हवा बहुत खराब की गई दर्ज, काशीपुर ऋषिकेश में माध्यम रही हवा की गति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका, आपके साथ खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ, और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं श्रीनगर में मुख्यमंत्री ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का उद्घाटन किया। प्रदेश के सांस्कृतिक खड़िया का उत्सव गढ़वाल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल के आवास विकास मैदान में 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी 2024 का दीप सौर का आयोजन किया। उन्होंने इस अवसर पर भगवान कमलेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला केवल देवभूमि की आस्था का प्रतीक है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध आस्था को भी संरक्षित करता है। उन्होंने समिति को बधाई देते हुए कहा कि इस खड़िया को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बेहद प्रयास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दशक के दृष्टिकोण की भी चर्चा की, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर नामांकन डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में तैयार की गई गुलदार और मानव संघर्ष न्यू मैक्रिएशन पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। पुस्तक का उद्देश्य गुलदार से सुरक्षा संबंधित जागरूकता हासिल करना है। आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है। और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम है। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों छात्र छात्राएँ आए हैं उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और मेला सफल हो, जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है उन उद्देश्यों को प्राप्त करें। को लेके हमने देखिए इस दिशा में पहले ही कहा है कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाएंगे, लेकिन उसको लाने से पहले हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक चरण पर हमने जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी है, कुछ सारे हमारे जो अनुभव जिन्होंने अनेक अनेक क्षेत्रों में प्राप्त किया है। आगे चलकर हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे, परगना स्तर पर भी लोगों के सुझाव लेंगे और जल्दी ही एक सशक्त भू कानून लाएंगे। वहीं बाल दिवस के शुभ अवसर पर शांतिपुरी के प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के साथ चाचा नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस ने बच्चों के साथ बैठकर पुरानी बातें ताज़ा करते हुए कहा कि कक्षा 5 के पास इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। इससे पहले इतनी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त नहीं थी। आज बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है।
वहीं मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार आकांक्षा कोंडे ने आज रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के निर्देश दिए। सीडीओ हरिद्वार आकांक्षा कोंडे ने निरीक्षण के दौरान बीडीओ रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और उन्हें निर्देशित किया कि वह जनप्रतिनिधि को योजनाओं से अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कराएं। इसके बाद उन्होंने राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां बीडीओ द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर चेकअप सेंटर बनाया हुआ है, जिस पर सीडीओ द्वारा चिकित्सा अधिकारी को तत्काल चेकअप सेंटर हटाने के निर्देश दिए गए। सीडीओ द्वारा महिला समूहों द्वारा संचालित कैंटीन का भी निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन के बंद मिलने पर नाराजगी जताई और कहा कि इसे जल्द दुरुस्त कराया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो अभी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए और प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो डीडीओ साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेगी और उसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएँ हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका रिव्यू किया गया है। उसमें कहीं कहीं जो है कुछ स्लो प्रोग्रेस है, कुछ जगह आवाज़ जो हमारे बने नहीं हैं, कहीं कुछ आवाज़ों की वसूली होनी थी। उसके अलावा जो हमारी मेरी गांव मेरी सड़क है, अगर कहीं पे क्वालिटी ऑफ वर्क का कोई इशू है तो उन सभी को लेके बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर रामनगर से है, जहां सोमवार से घर से लापता एक महिला का शव सिंचाई नहर में बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी निवासी शंकर कश्यप ने बताया कि उसकी 55 वर्षीय मां ज्योति देवी, जो उसके भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन के पास रहती थी, उसका कहना है कि उस सोमवार को उसकी मां और भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जब से उसकी मां घर से लापता थी। शंकर ने बताया कि गुरुवार को दोपहर उसने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को भी दी थी और उसके बाद वह अपनी मां को खोजने के लिए अपने भाइयों के घर से रेलवे स्टेशन पहुंचा था। लेकिन भाइयों के घर में ताला लगा होने के बाद आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उसकी मां और भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसकी मां घर के समीप स्थित नहर में गिर गई थी। पड़ोसियों की बात सुनकर शंकर अपनी मां को नदी किनारे खोजते हुए हाथी डगर के पास पहुंच गया, जहां उसकी मां का शव हाथी डगर नहर के पास बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कितनी उम्र थी? लगभग 55 साल। क्या नाम था? ज्योति कश्यप। कहाँ रहती थी? ये स्टेशन के पास क्या बात बनी हुई? वैसे आपस में झगड़ा उनको भैया से, तो बहुत तो सुनने में तो ये आया तो कब से गायब थी? सोमवार रात। मर गया। आज मिली है बॉडी? हाँ। कहाँ पे मिली है? ये हाथी डगर के पास गुरोखड़ में। नहीं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही अब हिमालयी राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दीपावली के बाद से सभी स्थानों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, जिसकी वजह से लोगों में प्रदूषण होने वाली बीमारियां भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की स्थिति अब ये हो गई है कि दून की हवा मेरठ और गाजियाबाद से भी ज़्यादा खराब है। दून का AQI 300 के करीब पहुँच गया है, जो कि एक चिंता की बात है। इस बीच मैदानी क्षेत्रों में घनी धुंध और कोहरे की वजह से भी सड़क हादसे बढ़ने लगे हैं। विजिबिलिटी कम होने से यातायात में भी लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 11वें हिमालय राज्य उत्तराखंड में ऐसी परिस्थिति होगी, किसी ने ऐसा सोचा ना था। चिंता की बात तो यह है कि प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में AQI खतरे के निशान से ऊपर है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की स्थिति तो और भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ AQI 300 के करीब है।
बढ़ते प्रदूषण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ ही गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही दून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाएंगे, जिस पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की नीतियां पर्यावरण बचाने के विपरीत कार्य कर रही हैं, जबकि भाजपा इससे इनकार कर रही है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए तो दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है देहरादून में भी इस साल देखने में आ रहा है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो जो बुजुर्ग मरीज हैं हमारे, जिनको सांस लेने की बीमारी है, उनमें दिक्कत आ रही है। हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो विकासकारी कम विनाशकारी ज़्यादा हैं। आप ऑल वेदर रोड का हाल देख लीजिए कि ऑल वेदर रोड के लिए जितने पेड़ों के कटान की परमिशन थी उससे कई गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा पेड़ों का कटान हो गया। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आपने पहाड़ों का जो बेस है उसको कमज़ोर कर दिया। लैंडस्लाइडिंग की और दूसरी घटनाओं, अप्रिय घटनाओं से लगातार उत्तराखंड दहल चुका है। कभी आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, कभी आप जागेश्वर धाम के नाम पर, कभी आप सौंग बांध के नाम पर जिस तरह से पेड़ों का कटान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, उत्तरी भारत को ओजोन लेयर देता है, ओजोन कवर देता है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को मुझे लगता है या तो इस तरह के जब भी बयान देते हैं उसमें कुछ स्टडी करनी चाहिए। अगर उन पे स्टडी नहीं है तो मुझे लगता है कि भाई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इन वर्षों में देखोगे, जब से उत्तराखंड बना है, तो उत्तराखंड में अगर पेड़ कटे हैं डेवलपमेंट के लिए तो पेड़ लगे भी हैं। तो टोटल अगर आप आज के डाटा देखोगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इन 24 वर्षों में वन संरक्षण बढ़ा है। वहीं प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से धुंध छा गई है। इसके अलावा घने कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। ऐसे में दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं प्रदेश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कोई इंतजाम नहीं। पुलिसिंग व्यवस्था चौपट है। ओवर स्पीडिंग को रोकने, शराब पीकर वाहन चलाने से रोकने के लिए पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही है। आपको बता दें कि देहरादून के ONGC चौक में ओवर स्पीड की वजह से 6 युवाओं की मौत हो गई, जबकि अल्मोड़ा में बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की जान चली गई। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। की कार्यशैली पे इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं। इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान, जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए। उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी हैं, कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं, शराब सरेआम सड़कों में गाड़ी खड़ी करके शराबें पी जा रही हैं। शहर के अंदर तमाम व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार को जागना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है 4 दिन जागते हो, उसके बाद सो जाते हो। वो उसकी बाकायदा जांच हो, उसमें जहाँ खामियां पाई जाए उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरा ऐसा मानना है। जो गलत है तो गलत है, उसको सही नहीं कहा जा सकता। पुलिस को, मैंने आज पढ़ा कि साहब पैसिफिक के किसी गार्ड ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस को एक्टिव होना चाहिए था। अगर पुलिस थोड़ा एक्टिव रहती तो हो सकता है ये घटना बच जाती। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी जरूरी है, आप तमाम स्लोगन लिखे रहते हैं कि भाई हम शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, दुर्घटना से देर भली, ये सब इसीलिए लिखा जाता है कि एक अवेयरनेस लोगों में आए। कुल मिलाकर हिमालय राज्य उत्तराखंड में AQI का 300 के करीब पहुंचना बेहद चिंता की बात है। दूसरे प्रदेशों को स्वच्छ हवा देने वाला राज्य आज खुद साफ हवा के लिए तरस रहा है,
जो कि चिंता की बात है। वहीं विकास के नाम पर एकाएक काटे जा रहे पेड़ भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस बीच सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर रुद्रपुर से है, जहां आदर्श कॉलोनी चौकी पुलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को सूचना मिली कि एक तेज रफ्तार कार सड़कों पर दौड़ रही है और कार सवार सिख निहंग युवक पर तमंचा भी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सिटी क्लब के सामने वाहन चेकिंग शुरू कर दी और कार सवार युवक को पकड़ लिया। प्रारंभिक पड़ताल में युवक के कब्जे में एक तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए पुलिस आया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह शहर की पुलिस नगर कीर्तन को लेकर सक्रिय थी और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की तैयारी कर रही थी। तभी दोपहर 12:30 बजे आदर्श कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी होशियार सिंह को एक सूचना मिली कि एक बलेरो कार संख्या UK 06 BD 0782 तेजी से काशीपुर बाईपास की ओर से जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और कार सवार युवक को रोक लिया। कार सवार सिंह निहंग युवक को पुलिस पकड़ लिया गया है। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो 2 315 बोर के तमंचे व जिंदा कारतूस, 2 नाजायज तलवार व एक फरसा बरामद हुआ है। क्या मामला है, आपको यहाँ रोका गया है पुलिस के द्वारा? कुछ नहीं, वो 2 लड़के थे, उन्होंने मेरे ऊपर वो शीशा फोड़ दिया, अटैक कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मेरे घर में कल अभी अटैक होता है घर पे ना। हाँ। तो 7-8 गोलियां किसी बदमाश ने चला दी। अच्छा। तो वो उसके चक्कर में मैंने एक तमंचा रखा हुआ है, वो भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए। वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी स्थित रांची स्टेडियम में जिला युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। पहले दिन 800 मीटर दौड़ के साथ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने रिले बटन जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अच्छा कार्यक्रम है और हमारे जो भविष्य है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको संभालने का ये काम कर रहे हैं। और उनका ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ में बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए जो है सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि खेलों से भी बच्चों को जोड़ा जाए। और इस निमित्त जो है पूरे प्रदेश भर में आजकल जो है ये सारा खेल महाकुंभ के रूप में युवा कल्याण के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आज युवा कल्याण के विभाग के द्वारा यहाँ पौड़ी में आयोजित की गई है और इसमें 15 विकास खंडों के सारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। आज से दिनांक 14 नवंबर से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। पौड़ी और कोरदार शशिधर स्टेडियम कोरदार में संपन्न की जाएगी। जो पौड़ी रांची स्टेडियम की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो आज 14 तारीख को है एथलेटिक और खो खो की प्रतियोगिता है। एथलेटिक में 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, जिनमें अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 20 है और अंडर 23। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाशोत्सव पर नगर में महान नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर और दूर दराज क्षेत्रों से आई हजारों की संगत ने प्रतिभाग कर नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई गई। नगर कीर्तन में विभिन्न स्कूलों के हजारों की संख्या में बच्चों ने रंग बिरंगी वेशभूषा तथा स्कूल ड्रेस में पीटी शो का प्रदर्शन कर लोगों के दिलों में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक सुसज्जित वाहन में विराजमान किया गया था, जिसके आगे महिला पुरुष पानी छिड़काव करते व झाड़ू लगाते चल रहे थे। नगर कीर्तन यात्रा मार्ग को भी भव्य रूप से तोरण द्वार व रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया था। इस मौके पर गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी तथा कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
वहीं अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर शासनादेश व लिंग 2 कमेटी की सिफारिश में अंतर स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट करार एकल पीठ ने 26 नवंबर की तिथि नियत की है। शासनादेश के माध्यम से छात्र संघ चुनाव कराने की डेडलाइन तय की हुई है, जबकि लिंग 2 कमेटी की रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड हैं उनमें स्पष्ट प्राविधान है कि छात्र संघ चुनाव को नियंत्रित सिर्फ केंद्र सरकार के अधिनियम, राज्य सरकार के अधिनियम या विश्वविद्यालय के किसी स्टैट्यूट से किया जा सकता है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया जा सकता, जो कि शासन ने पारित किया है। और साथ ही यूजीसी की भी जो रेगुलेशन है वो ये कहते हैं कि हर विश्वविद्यालय अपना एकेडमिक कैलेंडर खुद बनाएगा। ऐसे में जबकि उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों में 25 अक्टूबर तक एडमिशन्स हुए हैं और एकेडमिक सेशन देरी से प्रारंभ हुआ है, तो लिंग 2 कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसके अगले 8 हफ्ते में, यानी कि 25 अक्टूबर के अगले 8 हफ्ते में छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बॉबी पवार सहित अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रहे आपराधिक मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के वहां विचाराधीन आपराधिक वाद राज्य सरकार बनाम बॉबी पवार व अन्य तथा निरीक्षक कैलाश नेगी बनाम बॉबी पवार के वादों की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मार्च 2025 की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 171 व 186 व 188 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत में आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया था तथा मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की गई है। इस आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए बॉबी पवार व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।